कैसे हो जिगरी छल्लो। तो अपन ये जो डिस्कशंस होते रहते हैं अपने इस प्यारे से फिज़िक्स पढ़ो चैनल पे, इसी में जेई मेंस 2025 में जो अप्रैल अटैम्प्ट था बच्चों, उस अप्रैल अटैम्प्ट में पहला पेपर जो था मॉर्निंग शिफ्ट का था, जो 2 अप्रैल 2025 को हुआ था, उसकी मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर वो अपन आज डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, नीट में 2000 से लेके 2025 तक के सारे सवालों के फिज़िक्स के डिटेल सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। फिज़िक्स पढ़ो ऐप अपना इंस्टॉल कीजिए बच्चों, मात्र 2600 रुपये में आपको पूरी फिज़िक्स मिल जाएगी। नीट और जेई मेंस के हर एक कंसेप्ट उसमें पढ़ाए हुए हैं, बहुत अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। कंप्लीट फिज़िक्स एक ही टीचर से पढ़ के आपकी थिंकिंग मिलेगी, तो आप और अच्छे एप्टीट्यूड के साथ सवाल सॉल्व कर पाएंगे। तो अपन आइए इस बेहतरीन लेक्चर को भी स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जेई मेंस का ही पेपर है, तो आप वीडियो को पॉज करते रहिए। जो क्वेश्चन नहीं आए उनमें फिर वीडियो कंटिन्यू कीजिए, मैं सॉल्यूशन कराता हुआ दिखूंगा आपको। समझिए कि क्या क्या कंसेप्ट में लकूना था, क्या क्या कमी थी, उनको पूरा कीजिए आप, ठीक है। चलिए बच्चों, तो जेई मेंस 2025 का जो पहला पेपर था 2 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट का, उसका सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन, ये सेक्शन ए चल रहा है, फिर सेक्शन बी जो है वो भी अपन इसमें सॉल्व करेंगे। बताइए सेक्शन ए में ये जो पहला क्वेश्चन है, पढ़िए बच्चों क्या बोला हुआ है इसमें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। होपफुली बिल्कुल क्लियर सवाल दिख रहा होगा। हाँ बिल्कुल क्लियर, मेरे को ऐसा दिख रहा है कि सवाल बिल्कुल क्लियर दिख रहा है सबको। फुल स्क्रीन पे मैं हट भी गया हूँ, आप आराम से सवाल को देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्या वीडियो ब्लर आ रहा है बीच में? तो मैं इसे एक बार ऑटो फोकस भी कर दिया है मैंने इसे। चलिए कोशिश करते हैं सवाल सॉल्व करने की। पढ़िए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l। मास m और लेंथ l की रॉड, तो मास m और लेंथ l की रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड नॉर्मल टू लेंथ इज अल्फा। तो इस रॉड के सेंटर ऑफ मास से निकलने वाली एक्सिस है ना, और जो नॉर्मल होगी इसके मतलब लेंथ के जो परपेंडिकुलर होगी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अल्फा दे रखा है। बच्चों अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अल्फा की वैल्यू ml²/12 हो जानी चाहिए, है ना। फिर क्या बोला हुआ है, नाउ द रॉड इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब इस रॉड को 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया एंड दीज पार्ट्स आर जॉइंट सिमेट्रिकली टू फॉर्म अ क्रॉस शेप। तो रॉड को 2 बराबर हिस्सों में काट दिया है और इससे क्या बना दिया गया है, एक क्रॉस का सेक्शन बना दिया गया है, ठीक है। उस क्रॉस के सेक्शन में मान लीजिए आपको शो करने के लिए रॉड को 2 पार्ट्स में कट किया गया है और इससे क्या बना दिया गया है, क्रॉस बना दिया गया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड नॉर्मल टू द प्लेन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट चाहिए, जो कि इसके क्रॉस के सेंटर ऑफ मास से गुजरेगी। लिखा हुआ है अबाउट इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू द प्लेन, तो मतलब इस परपेंडिकुलर एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा हुआ है। क्रॉस के सेंटर ऑफ मास से निकलने वाली। अब बताओ ये जो एक्सिस है, ये जो क्रॉस की एक्सिस होगी, ये वाली जो एक्सिस है, ये दोनों रॉड्स के सेंटर से गुजर रही है। सेंटर से गुजरे और रॉड के परपेंडिकुलर हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 ही होता था। लेकिन इस हाफ रॉड के लिए m की वैल्यू m/2, l की वैल्यू l/2, ml²/12। तो ml²/12 ये किसी एक रॉड के सेंटर से गुजरने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। बच्चों ऐसी 2 रॉड्स हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये इस क्रॉस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। बच्चों इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। आंसर मेरे को दिख रहा है ml²/12। ये ml²/12 तो था ही, 2 का स्क्वायर 4 और आ जाएगा। ये आंसर आ रहा है। आंसर इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा दिया हुआ है और अल्फ़ा की वैल्यू ml²/12 थी। तो यहाँ पे क्या ml²/12, इसको अगर हम अल्फ़ा बोलें तो अल्फ़ा/4, अल्फ़ा/4 ये आंसर आ जाएगा। यानी 26 का आंसर फर्स्ट आ जाएगा अल्फ़ा/4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात भी कर लेते हैं। बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या दिख रहा है अपने को, अ लाइट वेव इज प्रोपगेटिंग विद प्लेन वेव फ्रंट्स। बच्चों लाइट वेव है जिसका प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट है। तो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर लाइट या एनर्जी प्रोपगेट करती है, ठीक है। तो
प्लेन वेव फ्रंट ऑफ टाइप x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये वेव फ्रंट दिया हुआ है अपने को, ये वेव फ्रंट लाइट वेव का दिया हुआ है। तो ये जो वेव फ्रंट होता है, लाइट इज वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर वो ट्रेवल कर रही होगी, ठीक है। तो लाइट अगर इसके परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रही होगी मतलब वेव फ्रंट के नॉर्मल के अलोंग ये ट्रेवल कर रही होगी। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें वास्तविकता में थोड़ी सी मैथ्स आनी चाहिए थी, वो मैं बता देता हूँ आपको। कोई भी प्लेन होता, कोई भी प्लेन है, प्लेन की इक्वेशन जैसे ax प्लस बी वाई प्लस जी जेड बराबर कॉन्स्टेंट, प्लेन की इक्वेशन है। अब ये थोड़ा सा मैथ्स का पार्ट है, हम टेंजेंट नॉर्मल प्लेन्स 3D वेक्टर्स ये सब पढ़ते हैं मैथ्स में हम लोग, है ना। तो वहाँ पे हमें एक छोटी सी इक्वेशन बताई हुई थी, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ आपको। कोई भी प्लेन हो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बच्चों इसके नॉर्मल की जो नॉर्मल वेक्टर होता है वो क्या आता है, वो आता है a कैप मतलब a इंटू आई कैप, a इंटू आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब तुम्हें अगर ये थोड़ी सी मैथ्स आती होगी तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं आती होगी तो अटक जाओगे, है ना। तो क्योंकि जेईई मेंस तो वैसे भी मैथ्स के बच्चों को पेपर देते हैं ये लोग, तो इनको मैथ्स आती है, तो बहुत स्टैंडर्ड सी एक इक्वेशन है। कोई भी प्लेन अगर हमें दिखे ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो उसके नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, a आई कैप, b जे कैप और c के कैप। नॉर्मल, अब वेव फ्रंट्स जो थे, वेव फ्रंट्स, इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ही, प्लेन वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ही लाइट आ रही होगी। अब अगर ये आप मानिए वेव फ्रंट है तो x के आगे 1 लिखा हुआ है, y के आगे 1 लिखा हुआ है, z के आगे 1 लिखा हुआ है, तो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या आएगा, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर वो आएगा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, मतलब 1 i कैप 1 j कैप 1 k कैप। बच्चों ये जो नॉर्मल वेक्टर आया है, इसी नॉर्मल वेक्टर के अलोंग लाइट ट्रेवल कर रही होगी। ये प्लेन वेव फ्रंट्स दिए हुए ना, ये प्लेन वेव फ्रंट्स दिए हुए, मान लीजिए ये प्लेन वेव फ्रंट्स होते, तो वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलर ये लाइट ऐसे आ रही होगी, ठीक है। तो यही जो परपेंडिकुलर है, इसी परपेंडिकुलर को नॉर्मल भी बोल सकते हो। तो बच्चों यही डायरेक्शन ऑफ लाइट है, यही है डायरेक्शन ऑफ लाइट, या आप बोल सकते हो नॉर्मल और लाइट दोनों सेम ही डायरेक्शन है। अब आगे क्या बोला हुआ है, द एंगल मेड बाय डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव विद एक्स एक्सिस। तो वेव इसी डायरेक्शन में जा रही है, इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल चाहिए बच्चों। तो आप डायरेक्शन कोसाइन से निकाल सकते हैं एंगल डायरेक्टली। डायरेक्शन कोसाइन याद है क्या, अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल चाहिए तो एक्स एक्सिस का मैग्नीट्यूड अपॉन आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लिख सकते हो, या डॉट प्रोडक्ट से निकाल लो। चलो डॉट प्रोडक्ट से निकाल लेते हैं अगर तुम्हें डायरेक्शन कोसाइन याद नहीं है तो ये जो वेक्टर है इसको मैं कुछ देर के लिए मान लेता हूँ ए वेक्टर, ठीक है, और मैं बी वेक्टर डिफाइन कर देता हूँ आई कैप। ये है मेरे पास दो वेक्टर्स, एक है अपने पास ए वेक्टर और दूसरा हमारे पास क्या है, बी वेक्टर। और ये दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल मेरे को पूछा गया है, तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता था बेटा जी, एंगल का फॉर्मूला ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। क्या ये हम ए डॉट बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, बताओ। यहाँ से ए डॉट बी की जगह क्या लिखोगे, ए डॉट बी कैसे निकालते थे, आई के नंबर को आई के नंबर से मल्टीप्लाई करो, 1 आ जाएगा, है ना। आई को आई तो आई डॉट आई 1 हो गया, जे और इधर जे है नहीं, के है नहीं, तो डॉट प्रोडक्ट आएगा नहीं, इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, डायरेक्टली √3 लिख सकता था मैं, समझाने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। और आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस थीटा। यहाँ से आंसर आ गया आपके पास। ये वाली टर्म √3 नीचे आ जाएगी, तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से मेरे को 1/√3 दिख रही है। कॉस थीटा की वैल्यू 1/√3, कॉस थीटा की वैल्यू 1/√3। फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। तो क्वेश्चन सारे देख लेना, अपने को जेईई मेंस और नीट में फिजिक्स का लेवल बिल्कुल सेम है। एक आध सवाल कोई दिख जाए जिसमें मैथ्स का कोई पॉइंट आ रहा हो, तो नीट वाले स्टूडेंट्स उन पॉइंट्स को छोड़ के, जैसे अब डायरेक्शन बिटवीन टू वेक्टर्स, वो तो निकालना आना ही चाहिए।
बाकी अगर आप नीट की तैयारी, जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तब तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेना आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इक्वेशन ऑफ रियल गैस। रियल गैस की इक्वेशन हमें पता थी, है ना, वो दे रखी है। पी वी टी और आर क्या है वो सब बता रखा है। और इसके बाद क्या बोला, द डायमेंशंस ऑफ ए बी की पावर -2। बच्चों ए बी की पावर -2 यानी ए बाई बी स्क्वायर, इसकी डायमेंशन पूछी हुई है। अब ये बताइए, ये जो रियल गैस की इक्वेशन में ये पहली टर्म होती है, क्या है ये पहली टर्म, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर। बच्चों प्रेशर में अगर ए बाई वी स्क्वायर आप ऐड कर रहे हो तो आपको मानना पड़ेगा कि प्रेशर और ए बाई वी स्क्वायर इन दोनों के डायमेंशंस क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो ए की डायमेंशन पी वी स्क्वायर के बराबर आ जाएगी, ए की डायमेंशन पी वी स्क्वायर के बराबर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा और बताइए, क्या v माइनस बी भी लिखा हुआ है। बच्चों v माइनस बी का मतलब v और b की डायमेंशन भी सेम होगी। v और b बराबर होने का मतलब क्या है, अब आप लीटर में से लीटर को माइनस कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि 1 लीटर माइनस 1 मीटर लिख पाओ आप। तो प्लस और माइनस अगर कोई चीज़ें हो रही हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि उनकी डायमेंशन सेम है। इसका मतलब v और b की डायमेंशंस क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। अब v और b की डायमेंशन अगर सेम है तो लिख दो, a की डायमेंशन किसके बराबर आई है, पी वी स्क्वायर। a की डायमेंशन किसके बराबर आई है, पी वी स्क्वायर के बराबर। और v की डायमेंशन किसके बराबर आई है, b के बराबर। तो b स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया मैंने, v स्क्वायर। v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो गया। बच्चों प्रेशर, a बाई बी स्क्वायर की डायमेंशन प्रेशर की डायमेंशन के बराबर आएगी। बच्चों प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन सेम होती है। हम तो ये यूनिट डायमेंशन में बता भी देते हैं, बहुत सारी डायमेंशंस हम इसके पेयर्स बताते हैं कि भाई ये याद कर लो। टाइम बचाना भी एग्जाम में बहुत बड़ी बात है ना। अभी अपन नहीं याद हो तो प्रूफ कर देना आप। बताओ प्रेशर को क्या लिखोगे, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या हो जाएगा, mlt -2 अपॉन एरिया L2 कितना आ जाएगा, ml-1 t-2। तो ml-1 t-2 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। बच्चों एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो होती है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अच्छा अब एनर्जी को तुम काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, हाफ की डायमेंशन होगी नहीं, मास m और वेलोसिटी का स्क्वायर L2 t-2। नीचे वॉल्यूम की जगह तुम क्या लिख सकते थे, वॉल्यूम की जगह तुम L3 लिख सकते थे। L3 ऊपर जाके क्या ये डायमेंशन ml-1 t-2 आ जाएगी। क्या ये डायमेंशन और प्रेशर की डायमेंशन सेम दिख रही है। जैसा कि मैंने बोला था, प्रेशर की डायमेंशन, स्ट्रेस की डायमेंशन, ये एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन, ये सब डायमेंशंस क्या होती हैं, सेम होती हैं। यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, इलास्टिसिटी कांस्टेंट, इन सब की डायमेंशन सेम होती हैं। तो ये सब अपने को याद है ताकि हम क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है 28, आंसर इसका फर्स्ट आ जाएगा। चलिए ज़रा इसी को अपन आगे और बढ़ाते हैं, इस बहुत ही अच्छे डिस्कशन को, बहुत ही लाभदायक, बहुत ही बेनिफिशियल डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं अपन। चलिए ये अगला एक क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। अगला क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास, लेंस दिया हुआ है, रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया है। बताइए स्लांटेड ऑब्जेक्ट ए बी, एक स्लांटेड ऑब्जेक्ट ए बी दिख रहा है आपको, हाँ स्लांटेड ऑब्जेक्ट ए बी, वन साइड ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। बच्चों कॉन्वेक्स लेंस के एक तरफ है, द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अपोजिट साइड। बच्चों इमेज अपोजिट साइड पे बन रही है। अब ऐसा पढ़ते ही मेरे को पता लग जाता है कि मैग्नीफिकेशन माइनस में होगा। कैसे बच्चों, रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, रिफ्रैक्शन हो रहा है तो लाइट ना आगे जानी चाहिए थी और आगे जा रही है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट रियल है, इमेज भी रियल बनने वाली है। और रियल की रियल इमेज बन रही है, अगर रियल की रियल इमेज बन रही है तो वो इन्वर्टेड ही बनती है। यानी ये पढ़ते ही मेरे को समझ में आ गया मैग्नीफिकेशन माइनस में होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया। जैसे मिरर होता, मिरर में रिफ्लेक्शन होता, तो अगर सेम साइड पे इमेज बन रही होती तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रियल। अब रियल की रियल जब भी बनेगी उल्टी बनेगी, रियल की इन्वर्टेड, इन्वर्टेड की रियल बन रही है तो सीधी बनेगी, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। तो मैग्नीफिकेशन माइनस है, ये मेरे को पता लग गया। अब क्या बोला, अच्छा अब मैग्नीफिकेशन माइनस है मतलब ये जो है ना, ये कुछ ऐसा बनने वाला है, उल्टा इस तरीके से बनने वाला है, उल्टा बनने वाला है, इन्वर्टेड। इसका मतलब जो एंगल आने वाला है ना बेटा जी, वो माइनस में आने वाला है। माइनस में आने वाला है, इसका मतलब ये एंगल तो होगा ही नहीं। तो
तो आंसर माइनस में भी 3 आंसर दे दिए उसने, पता लगा एक ही आंसर देता तो टिक ही करके आ जाता मैं तो, ठीक है ना। चलिए अब एंगल मेड बाय इमेज विद द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इमेज कितना एंगल बनाएगी, तो मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड f बाय एफ माइनस एक्स। बच्चों फॉर्मूला तो और भी बहुत सारे होते हैं, मैं तो न्यूटन फॉर्मूले से ही कर लेता हूँ मिरर और लेंस के सारे सवाल, ठीक है। मेरे को डायरेक्शन मतलब ये जो प्लस माइनस साइन है वो मैं दिमाग से निकाल लेता हूँ। तुम भी अपने फिजिक्स पढ़ो, जो ऐप है उसमें ऑप्टिक्स बहुत ही शानदार पढ़ाई हुई है, बहुत ही शानदार। बच्चों के थोड़े से कंसेप्ट वीक रहते हैं उसमें, तो कंसेप्ट अगर वीक रहते हैं तो सवाल नहीं हो पाएंगे। तो आप फिजिक्स पढ़ो, ऐप मात्र 2600 रुपये में कंप्लीट फिजिक्स बाबा सर के आशीर्वाद के साथ पढ़ो और यकीन मानो फोड़ के आओगे, चाहे नीट हो चाहे जेईई हो कुछ भी हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है न्यूटन का फॉर्मूला। इसमें एफ फोकस लेंथ मतलब फोकल लेंथ की वैल्यू 20 दे रखी है, तो ये 20 अपॉन 20 माइनस, अच्छा एक्स क्या होता था, एक्स होता था फोकस से ऑब्जेक्ट की दूरी। तो फोकस कितना 20 और 20 से ये 30, तो फोकस से ऑब्जेक्ट की दूरी 10, तो -10 आ गया। मतलब मैग्नीफिकेशन यहाँ पे 2 आ गया। ये मैग्नीफिकेशन का मैंने मैग्नीट्यूड निकाला है, पता था मेरे को माइनस में आएगा, मैग्नीफिकेशन -2 आ गया। -2 आने का मतलब अगर ये 30 पे था तो ये कितनी दूरी पे बन जाएगी इमेज, 60 पे बन जाएगी, ठीक है ना। और इसकी हाइट कितनी थी 2, अगर हाइट इसकी 2 थी तो ये हाइट तुम्हें 4 माननी पड़ेगी। ये हाइट कितनी माननी पड़ेगी तुम्हें 4, मैग्नीफिकेशन डबल कर दी हाइट उसकी, v/o, समझ रहे हो क्या। एक लेटरल मैग्नीफिकेशन आता था वो m² टाइम्स होता है, उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो आप, 1/v 1/u 1/f डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन करके डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। आप डिस्कशन कर रहे हैं तो मैं डेरिवेशन को ओमिट करते हुए बोल रहा हूँ। जो लेटरल मैग्नीफिकेशन होता है वो m² टाइम्स होता है। लेटरल मतलब अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस मैग्नीफिकेशन। अब अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस 1 लेंथ है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कितनी लेंथ है इसकी 1, तो लेटरल मैग्नीफिकेशन वो m² टाइम्स आता, -2 का स्क्वायर यानी 4 टाइम्स आ जाएगा। तो फिर अगर ये लेंथ 1 थी तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। एक लीनियर मैग्नीफिकेशन निकाल दिया हमने, उससे हमें हाइट इसकी कितनी कर दी, दुगनी कर दी। लेटरल मैग्नीफिकेशन m² टाइम्स, तो ये अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस हमने 4 कर दिया, ये 4 है तो ये एंगल थीटा 45 डिग्री होना पड़ेगा, क्योंकि tan थीटा 4/4 निकालोगे 1 आएगा, थीटा 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री में भी माइनस में, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे एंगल बन रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 आ जाना चाहिए था। वीडियो एकदम क्लियर आना चाहिए आप लोगों को, बाबा एकदम सुंदर दिखाई पड़ने चाहिए। नहीं सुंदर दिखाई पड़े कमेंट करके बताइए, वीडियो को और अच्छा किया जाएगा और सुंदर दिखूंगा मैं। चलिए आगे चलते हैं अपन। तो इसमें ज़रा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 आ गया है बच्चों। लगातार 2 ऑप्टिक्स के सवाल। ऑप्टिक्स के सवाल तो क्या है, आप प्रैक्टिस जितनी कर लोगे उतने आसान हो जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे डिफिकल्ट लगेगी ऑप्टिक्स। तो बताइए, स्फेरिकल सर्फेसेस दे रखी है, स्फेरिकल सर्फेसेस है ना, जिनमें से 2 मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 and 1.5, एक सरफेस दे रखी है हमें स्फेरिकल सर्फेस। ये रही स्फेरिकल सर्फेस, दिख रही है ये स्फेरिकल सर्फेस, ये मैंने बना दी स्फेरिकल सर्फेस। अगर आपको नहीं दिख रही हो तो ये स्फेरिकल सर्फेस है, वैसे दी भी हुई थी तो ये स्फेरिकल सर्फेस आपको दिख भी रही थी, ठीक है ना। तो स्फेरिकल सर्फेस दी हुई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक का दिया हुआ है 1 और एक का 1.5, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इमेज निकालनी है बच्चों। अगर कोई भी अपने पास स्फेरिकल सरफेस है जो 2 मीडियम्स को सेपरेट कर रही है, क्या कोई फॉर्मूला होता था क्या, n2/v - n1/u = n2 - n1/r, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता था क्या, होता था। रे ऑफ लाइट मतलब लाइट कहाँ से कहाँ जाती थी, n1 से n2 की तरफ। ये जो है ये डायरेक्शन प्लस मानी जाएगी, ये डायरेक्शन प्लस मानी जाएगी। अब बताइए n2 यहाँ पे इन्होंने सही हो सकता है n1 n2 उल्टा कर देता हो, लेकिन यहाँ तो क्या है, बिल्कुल जो एनटीए वाले हैं उन्होंने, अच्छा n2 जो होता है लाइट जहाँ जा रही है वही सब रखी हुई है, n2 n1 इन्होंने सिंबल्स भी ठीक ठीक दिए हुए हैं। तो n2 की वैल्यू 1.5, ये 1.5, v कितना होगा वो तो तुम्हें निकालना है, -n1 की वैल्यू 1 अपॉन u बच्चों ये 0.2 मीटर है, 0.2, 0,2 नहीं 0.2 मीटर। तो ये 0.2 - 0.2 लिख दिया मैंने इसे। माइनस क्यों लिखा बच्चों, ये वाली डायरेक्शन
जो लाइट के अलोंग वो प्लस है, तो वो वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस आ जाएगी, है ना। तो माइनस आ जाएगा, इक्वल्स टू n2 माइनस n1, 1.5 माइनस 1 अपॉन r की वैल्यू 0.4। r प्लस में क्यों आएगा बच्चों, ये सरफेस इधर झुकी हुई है ना, ऐसे कर्व्ड है, सेंटर इधर ही पड़ रहा है, प्लस की तरफ पड़ रहा है, प्लस में आ जाएगा। बोलिए कितना आ जाएगा ये, 1.5 बाई वी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 0, 10/2 मतलब 5 इक्वल्स टू 0.5 बाई 0.4, इक्वल्स टू 0.5 बाई 0.4 आ गया। तो 1.5 बाई वी की वैल्यू आ जाएगी 5/4 माइनस 5। इस 5 को उधर ले गया हूँ मैं, और ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया है। तो ये 1.5 बाई वी इक्वल्स टू, अगर एलसीएम लो तो नीचे 4 आ जाएगा, नीचे 4 आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा 20, मतलब 4 5 या 20, और 5 माइनस 20 माइनस 15, माइनस 15 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपके पास। v की वैल्यू चाहिए आपको, तो v की वैल्यू माइनस में कुछ दिख रही है मेरे को, v की वैल्यू, v उधर गया तो 1.5 इंटू 4, 1.5 इंटू 4 अपॉन 15, वो भी माइनस में, ठीक है। 15 को इससे कैंसिल करोगे 0.1, v की वैल्यू माइनस 0.4। अब माइनस 0.4 मतलब किधर बनने वाली है, लेफ्ट साइड बनने वाली है 0.4 लेफ्ट ऑफ द स्फीयर, यानी कि 30 का आंसर हमारे पास थर्ड वो आ जाना चाहिए था, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन अपन कर रहे हैं अच्छे से देखो, सॉल्व करो कि आंसर्स वगैरह आ जाएं। ऑप्टिक्स के अगर क्वेश्चन दिखें, प्रैक्टिस बहुत मांगते हैं, तो प्रैक्टिस ज़रूर करो आप, ठीक है। बाकी स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, नॉमेनक्लेचर के हिसाब से वैल्यू फीड कर देना। चलिए ये भी सवाल होता है ख़त्म। अगले सवाल की तरफ चलें अपन। जेईई मेंस का अगला क्वेश्चन देखो, ये PYQ करने से फ़ायदा ये होता है कि दिमाग आपका घूमता रहेगा। अभी ऑप्टिक्स में चल रहा था, अभी मेरे को चार्ज दिखा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात आ गई है। चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात आ गई है, क्या बोला हुआ है, अ बॉब ऑफ मास 100 मिलीग्राम, बॉब का मास दे रखा है 100 मिलीग्राम, चार्ज दे रखा है 10 माइक्रोकूलम, इज कनेक्टेड टू एन स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, 1 मीटर की लेंथ पे कनेक्टेड है। इट इज ब्रॉट नियर अ लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा के पास ले आए हैं। इफ स्ट्रिंग सबटेंड्स एन एंगल 45 डिग्री, अगर इस स्ट्रिंग ने 45 डिग्री एंगल बनाया है इक्विलिब्रियम से, तो अपने को निकालना क्या है इसमें, विद द शीट देन चार्ज डेंसिटी सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा। अब बताओ ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है तो FBD बना देता हूँ इसका। बच्चों इधर क्या लग रहा होगा, इस पर Q इंटू ई फोर्स लग रहा होगा। Q इंटू ई फोर्स इधर कैसे लगाया बच्चों, प्लस है ना, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। और इधर इसके पास भी चार्ज प्लस है, तो प्लस चार्ज जो है, प्लस चार्ज पे फोर्स किधर लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो ये प्लस चार्ज पे फोर्स मैंने किधर लगा दिया, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड QE। अच्छा नीचे कितना लग गया, mg लग गया, नीचे कितना लग गया, mg लग गया। और यहाँ पे चाहो तो इसी रस्सी को चाहो तो टेंशन के कंपोनेंट करके बैलेंस कर लो, किसी भी तरीके से। चलो टेंशन की कंपोनेंट करके बैलेंस कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे तो दिख रहा है कि QE और mg को बराबर करने वाला हूँ मैं, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा हो, यहाँ पे टेंशन भी मैंने शो कर दी, टेंशन T। ये बताइए ये एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा बेटा जी। 45 डिग्री क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये एक Z दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा एक Z दिख रहा है, Z दिख रहा था, तो ये T का ऊपर कंपोनेंट T cos 45। बताओ T cos 45 अपवर्ड कंपोनेंट वो किसको बैलेंस करेगा, mg को। T sin 45 वो किसको बैलेंस करेगा, QE को। T sin 45, ये T का ऊपर कंपोनेंट T cos 45, T का अंदर की तरफ कंपोनेंट T sin 45। और इनका अगर आप रेशियो ले लें तो ये एक्चुअली T cos 45 क्या होता है, T/√2 होता है, T sin 45 भी T/√2 होता है। रेशियो ले लो या किसी भी प्रकार से, वो इतना ही आप फिजिक्स करते हो, देखते ही पता लग जाएगा कि ये दोनों फोर्सेस सेम होने चाहिए। अभी भी ये भी T/√2 की वैल्यू mg भी है, T/√2 की वैल्यू mg भी दी हुई है, और इसी T/√2 की वैल्यू QE भी दी हुई है। इसलिए mg और QE को बराबर कर दो, mg और QE को बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। m की वैल्यू कितनी है, 100 मिली, और ग्राम को किलोग्राम में मल्टीप्लाई, मतलब कन्वर्ट करने के लिए मैंने डिवाइड कर दिया 1000 से। 100 मिली
तो 100 और मिली का 10 की पावर -3, तो ये ग्राम हुआ, ग्राम को 1000 से डिवाइड किया तो ये किलोग्राम हो गया। ये m इंटू जी बराबर Q। Q की वैल्यू कितनी दे रखी है? Q की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 10 माइक्रो, 10 इंटू 10 की पावर -6 इंटू ई। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। G की वैल्यू 10 लेने को कहा गया है, तो G 10 से ये 10 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और कितना आ जाएगा यहाँ से? अगर अपन देखें ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। और ये 10 ऊपर जाके 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 इक्वल्स टू 10 की पावर -6 इंटू ई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख दो। इलेक्ट्रिक फील्ड ये नॉन कंडक्टिंग शीट दी हुई है, नॉन कंडक्टिंग शीट के कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें याद है। सिग्मा की वैल्यू निकाल लो यहाँ से यार। सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 की पावर 2। ये 2 एप्सिलॉन नॉट उधर चला गया बच्चों। 10 की पावर -6 को नीचे जब ले जाएंगे और फिर जब ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर +6 और -4 यानी 10 की पावर 2। आंसर आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी थी? 8.85 10 की पावर -12। तो 2 एप्सिलॉन इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2, तो कितना आ जाएगा ये? 8.85 इंटू 2 अगर अपन करेंगे तो 17.7, ठीक है ना। 2 8 16 हो जाएगा, 16 और 0.85 का वो अपन ने 1.7 और जोड़ दिया इसमें, ठीक है। और इंटू 10 की पावर -10, ये आंसर आ रहा है। 17.7 इंटू 10 की पावर -10, 17.7 इंटू 10 की पावर -10, तो 17.7 इंटू 10 की पावर -10। अब 10 की पावर -10 ये तो एंगस्ट्रॉम, ये तो गलत हो गया। अब ये नैनो में कर रहा है तो 10 की पावर -10 में एक डेसिमल और आगे बढ़ा दूं अगर मैं, ठीक है, तो 1.7 यानी कि ये आंसर सेकंड आ जाएगा इसका, ठीक है क्या। तो सॉल्व कर लेना, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। कंसेप्ट रिकॉल होते हैं PYQ करने से, दिमाग अभी एक चैप्टर में फिर दूसरे चैप्टर में लगने लग जाता है, तो बहुत सही है, PYQ करते रहिए आप, ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की में अगर अपन देखें बच्चों तो ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए इस अगले क्वेश्चन में आप फिर से पढ़िए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। कंसीडर बोर्स एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम बोर मॉडल के लिए देखना है द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम की एनर्जी कितनी होती थी? -13.6 होती थी। फॉर्मूला क्या आता था? अगर फॉर्मूले की बात करें तो -13.6 Z²/n², ये फॉर्मूला होता था। अब ग्राउंड स्टेट है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, हाइड्रोजन है तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, तो ये सब में ही हाइड्रोजन की एनर्जी ग्राउंड स्टेट में, तो हाइड्रोजन की एनर्जी हाइड्रोजन की वो -13.6 रहेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ग्राउंड स्टेट में, ठीक है क्या। अब ये बोल रहा है इज सेम एज एनर्जी ऑफ हीलियम इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। बच्चों एनर्जी हीलियम प्लस की वो आएगी -13.6 और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n की वैल्यू 2, हीलियम मतलब z की वैल्यू भी 2, तो z का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और n का 2 का स्क्वायर, क्या ये एनर्जी सेम हो जाएंगी? बच्चों ये एनर्जी तो बिल्कुल ही सेम आने वाली हैं, ठीक है क्या। आगे पढ़िए अगला, द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट मतलब वही 13.6 इज सेम एज दैट ऑफ लिथियम प्लस प्लस आयन। अब लिथियम प्लस प्लस आयन जो है, ये लिथियम प्लस प्लस आयन के लिए एनर्जी -13.6 और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 3, n = 1 को तो ग्राउंड स्टेट कहते थे, है ना, GS ग्राउंड स्टेट आ जाएगी। n = 2 को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n = 3 को सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन, वो सब आपको पता है। तो n = 3, तो n की वैल्यू 3 आएगी तो नीचे 3 का स्क्वायर, और लिथियम के लिए z की वैल्यू 3 होगी, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी, अब बी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, ए और बी दोनों बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन में अगर देखूँ ना तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा ऑप्शन ही है कि जिसमें ए और बी दोनों सही हैं। आगे भी चेक कर सकते हो वैसे कि एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज सेम एज हीलियम आयन इन इट्स ग्राउंड स्टेट। नहीं भाई, हीलियम प्लस आयन ग्राउंड स्टेट में z की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 1 आ जाएगी,
तो -13.6 इंटू 4 हो जाएगी, वो नहीं आएगी सेम, क्योंकि हीलियम प्लस के लिए n की वैल्यू ग्राउंड स्टेट में 1 आ जाएगी, z की वैल्यू 2 आ जाएगी, सेम नहीं आएगा। और हीलियम प्लस आयन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो हीलियम प्लस की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी -13.6, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n की वैल्यू 2 का स्क्वायर, हीलियम मतलब z की वैल्यू 2 इज सेम एज लिथियम प्लस आयन इन ग्राउंड स्टेट। बच्चों ग्राउंड स्टेट में लिथियम की एनर्जी -13.6 और 3 का स्क्वायर आ जाएगी। ये दोनों कहीं से भी मेरे को बराबर नहीं दिख रहे हैं, तो ए और बी ही आंसर आने वाला है। एक सिंपल सा फॉर्मूला -13.6 z² से सॉल्व कर लो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ज़रा इसी में क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। बोलिए क्वेश्चन नंबर 33, ऑडियो वीडियो वगैरह सब मैंने चेक कर रहा हूँ मैं, सही है कि नहीं है, सही दिख रहा है, शायद ऑडियो वीडियो सही दिख रहा है। बताइए क्या बोला हुआ है। ये अ रिवर इज़ फ्लोइंग, शायद मैकेनिक्स का सवाल दिख जाए। रिवर इज़ फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो एक रिवर वो फ्लो कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट, इसकी डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट दे रखी है, वेस्ट से ईस्ट मान ली है, और इसकी स्पीड दे रखी है 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बोट इज कैपेबल ऑफ मूविंग एट अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर दे रखी है तुम्हें 27 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर कितनी दे रखी है, वो 27 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। आगे क्या बोलता है, क्रॉसेस द रिवर इन हाफ मिनट, अब ये हाफ मिनट में रिवर को क्रॉस कर जाता है, तो टाइम कितना दे रखा है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग हाफ मिनट के बराबर दे रखा है। वाइल मूविंग विद मैक्सिमम स्पीड, तो इसी मैक्सिमम स्पीड पे चल रहा है वो, एट एन एंगल 150 डिग्री फ्रॉम डायरेक्शन, तो 150 डिग्री फ्रॉम डायरेक्शन मतलब कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ये अगर ये मैं मानूं डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इधर जो है डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो इस फ्लो से कितने एंगल पर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर दे रखी है 150 एंगल। 150 का मतलब ये कितना होगा 90, तो इसको कितना होना पड़ेगा 60। ये हमें कुछ दिया हुआ है। बच्चों ये बताओ कि अगर ये डिस्टेंस d मानता है ना, विथ ऑफ द रिवर d मानता, तो वेलोसिटी ऑफ बोट इस डायरेक्शन में कितनी आती, इस डायरेक्शन में आती VBR cos 60, VBR cos 60 आ जाती। अब वो VBR कितना दिया हुआ है, VBR दिया हुआ है तुम्हें 27, VBR कितना दिया हुआ है 27, cos 60 मतलब 1/2, ठीक है। तो 27/2 इतनी स्पीड से ये डिस्टेंस d को चलेगा। केवल मैं जो रिवर के परपेंडिकुलर स्पीड है ना, इस डायरेक्शन को अगर मैं y मानूं और इस डायरेक्शन को अगर मैं x मानूं, तो मैं y डायरेक्शन में इक्वेशन लगाने वाला हूं, y डायरेक्शन में स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड कितनी दे रखी है 27/2, निकाली ना अपन इस डायरेक्शन में सिर्फ 27/2। बच्चों इसको 9/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई कर दिया 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों मल्टीप्लाई कर दिया 5/18 से, ताकि ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाए, है ना। और इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस तुम्हें निकालनी है, और ये मीटर पर सेकंड है, तो ये आधे मिनट को 30 सेकंड कहा जा सकता है, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा इसका 9 2 जा 9 3 जा, और ये 4 आ गया। तो d की वैल्यू क्या बोलूँ, d की वैल्यू चलो यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। d की वैल्यू कितनी आ रही है, d की वैल्यू 30 × 15 तो 450/4 ऐसा कुछ आ रहा है क्या, 450 डिवाइडेड बाय 4। तो एक बार फिर से इसे लिखने का प्रयास कर देता हूँ मैं। डिस्टेंस आ रही है 450/4 के बराबर आ जाएगा ना 30 और 3 5 या 15, 15 3 या 45, 450/4, 450/4 मतलब 400 होता तो 100 आ जाता, 100 और 50/4, तो यानी कि 112.5 ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, अगले सवाल की तरफ चलते हैं अपन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 34 मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 में ये मॉडर्न फिजिक्स का सवाल दिख रहा है। मॉडर्न फिजिक्स में भी ये मेरे को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की याद दिला रहा है। पढ़ो क्या बोला हुआ है,
अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंटेड ऑन अ मेटेलिक सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन फाई। तो वर्क फंक्शन फाई दिया हुआ है आपको, ये वर्क फंक्शन है, ये वर्क फंक्शन फाई दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड नॉर्मली टू द प्लेट। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से नॉर्मली बाहर निकल गया, तो एक लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट इस पर गिराई होगी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया नॉर्मली, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ऐसे बोला हुआ है। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए मान लिया, इस पॉइंट ए से बाहर निकला है और विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, यहाँ से ना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकला है, तो यहाँ से जो भी काइनेटिक एनर्जी के मैंने मान ली, इस के की वैल्यू क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, एंटर्स अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी। अब बताओ, जैसे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो गया। तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में जब भी चार्ज एंट्री लेता है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या आपको समझ में आता है कि उसका पाथ जो होगा सर्कुलर होगा? हाँ, सर्कुलर होगा। तो बताइए कि सर्कल में घूम जाएगा। द इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू कर्व एंड हिट्स बैक टू द प्लेट एट पॉइंट बी। अच्छा, अब क्या हुआ, दूसरे पेन का इस्तेमाल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला, ये सर्कल में घूमता घूमता वापस से इस प्लेट को हिट कर गया पॉइंट बी पे। तो आपको क्या बताना है, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच की डिस्टेंस तुम्हें बतानी है। बच्चों, ए और बी के बीच की डिस्टेंस मेरे को डायमीटर दिख रही है। पूरा सर्कल बनता ना, तो पूरा सर्कल नहीं बन के यहाँ पे ये हाफ ही सर्कल बना है, तभी सेम सरफेस पे वो आ गया। और इसका मतलब बीच में कहीं पे सेंटर रहा होगा, ये रेडियस और ये भी क्या आ जाएगा, रेडियस। तो ए बी की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ए बी की डिस्टेंस 2r आ जाएगी। ठीक है, तो 2r आंसर है हमारा। अब रेडियस मतलब आंसर कितना है, 2 × r। अब रेडियस क्या लिख सकते हो आप, रेडियस के फॉर्मूले आते थे यार, याद है कि तुम्हें रेडियस के फॉर्मूले, रेडियस के क्या क्या फॉर्मूले आए थे? रेडियस का फॉर्मूला mv/qb आया था, p/qb आया था, तुम्हें याद हो तो p को √2mk/qb लिख सकते थे। तो यहाँ पे √2mk के काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो पता है मेरे को, किससे, आइंस्टीन की इक्वेशन से। तो मैं यहाँ पे 2 × r की जगह क्या लिख रहा हूँ, √2mk/qb। कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छी विजिबिलिटी दिखे। तो ये हमारे पास आंसर है। ये के कौन सी है, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। बोला हुआ है कि इलेक्ट्रॉन बाहर आया है किस एनर्जी से, मैक्सिमम एनर्जी से बाहर आया है, ऐसा बोला हुआ था। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या लिख सकते थे आप बताइए, कि जो भी एनर्जी फॉर्मूला क्या होता था, आइंस्टीन की इक्वेशन का फॉर्मूला E = K मैक्सिमम प्लस फाई वगैरह होता था ये फॉर्मूला। तो बताओ K मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E - फाई। E को क्या लिख सकते थे, hc/λ - फाई। तो ये K की वैल्यू लिख दो यहाँ पे, आंसर आ गया। कितना आ गया आंसर, ट्वाइस ऑफ रूट के अंदर 2m, K की जगह hc/λ - फाई और अपॉन QB। तो ये हमारे पास 2√2m hc/λ - फाई अपॉन QB। तो बता दीजिए आंसर क्या दिख रहा है यहाँ पे सेकंड आंसर दिख रहा है। ये 2 जब अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 × 2 = 8m hc/λ - फाई अपॉन QB। Q इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो E भी लिख दिया उन्होंने, Q की जगह E दिख जाएगा। ठीक है, तो बार बार जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, मल्टीपल क्वेश्चंस कीजिए ताकि अपने को क्वेश्चंस जो हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ आ जाते हैं। बोलिए, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला हुआ है, लेट B1 बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉयल ऑफ रेडियस r। ठीक है, कैरिंग करंट I एंड लेट B2 बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट x। बच्चों, ये अगर मेरे पास करंट कैरिंग कॉयल होती, जिसको मैं NRI बोलता था, NRI का मतलब नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, वैसे क्लास में कुछ और बोलता हूँ, लोग आप पर्सनली ले लेंगे, इसलिए नॉन रेसिडेंशियल इंडियन ही बोल देता हूँ। तो ये जो NRI हैं, इन NRI में कुछ करंट जा रहा है, N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स N, रेडियस R और I, अपन तो पता नहीं कहाँ पॉलिटिक्स में चले गए थे। तो इसमें करंट I, ठीक है क्या, और इसके एक्सिस पर डिस्टेंस है x।
ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला हुआ है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड B1 दिया हुआ है और x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड B2 दिया हुआ है। बच्चों तुम्हें एक फॉर्मूला याद करवाते थे हम, बी एक्सेस बराबर बी नॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की पावर 3/2। सारे डेरिवेशंस वगैरह सब फिजिक्स पढ़ो, ऐप आप इंस्टॉल करो और पढ़ने लग जाओ, बस मैं बोल रहा हूँ सब हो जाएगा। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो फिजिक्स पढ़ो ऐप में जो फिजिक्स दी हुई है ना उससे सॉल्व नहीं होएगा, सब पार हो जाएगा। बताओ बी एक्सेस की जगह ये बी एक्सेस की जगह B2 लिख सकते हो आप, बी एक्सेस की जगह B2, बी नॉट मतलब बी एट सेंटर, वो B1 दे रखा है। और डिवीजन में क्या आ जाएगा, डिवीजन में आप क्या लगा सकते थे, डिवीजन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब एक्स बाय आर की वैल्यू 3/4 दे रखी है, तो एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9/16 की पावर 3/2। एक्स बाय आर का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स बाय आर का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9/16 आ जाएगा, है ना। तो बताइए यहाँ से क्या आने वाला है, B2 अपॉन B1 इक्वस टू 1/16 और 9, ये आ जाएगा 25/16 की पावर 3/2, 25/16 की पावर 3/2। तो मेरे को ये बताओ, ये 25/16, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते थे, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते थे, तो ये 5/4 की पावर अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ 25 की जगह क्या लिख दूँ 5 का स्क्वायर, 4 की जगह क्या लिख दूँ, मतलब 16 की जगह क्या लिख दूँ 4 का स्क्वायर, लिख के बता भी देता हूँ 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। अब बताओ ये जो स्क्वायर था, इस स्क्वायर से ये 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्यूब बाकी रह गया, तो B2/B1 कितना आ जाएगा, B2/B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 का क्यूब ऊपर और नीचे 5 का क्यूब, 4 का क्यूब 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64 और 125, 64 और 125 थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 35 बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूलेस तो यार इतने साल भर प्रैक्टिस करते हो तो वहाँ पे जाके ये नहीं कि इसका भी डेरिवेशन कर रहे हो, आप साल भर करो डेरिवेशंस, वहाँ पे जाके तो अगर आपको फॉर्मूलेस याद है तो इसका मतलब ये नहीं कि फिजिक्स याद करके गए हो, इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। उसको बच्चा दूसरी तरीके से ले लेता है कि सर हमारे तो सर बोलते हैं कि फिजिक्स में कुछ याद नहीं करना है। अरे तो यार सर ने ये नहीं बोला याद करने को, लेकिन सर ने ये तो बोला है ना कि प्रैक्टिस बार बार करो। जब प्रैक्टिस बार बार करोगे तो फॉर्मूले तो लिख ही पाओगे कम से कम, तो डोंट टेक इट अदरवाइज, बट आप इतनी प्रैक्टिस करिए कि यार आप फॉर्मूले तो कम से कम, जैसे क्वेश्चन आए समझ में आया फॉर्मूला कौन सा लगाना है, क्या है फॉर्मूला, आगे चलो। तो ये जो 36 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, इसमें देख लीजिए लिस्ट 1 लिस्ट 2 दी हुई है, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, डायमेंशन का क्वेश्चन दिख रहा है। अपने को अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस लिखनी है। पहले क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की तुम बात करते हो तो बताओ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा या नीटा, जैसे भी आप प्रोनाउंस करें, उस हिसाब से एन को कहते थे अपन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कैसे निकालोगे इसकी डायमेंशन, अगर निकालनी है फोर्स इक्वल्स टू 6 पाई नीटा आर वी। स्ट्रोक्स लॉ लगा सकते थे आप, या विस्कस फोर्स का फॉर्मूला NAdV/dx वेलोसिटी ग्रेडियंट्स की टर्म में लिख सकते थे। सॉल्व कर लीजिए, बताइए फोर्स की डायमेंशन आप क्या लिखेंगे, MLT-2 लिखेंगे। 6 पाई की डायमेंशन को इग्नोर कीजिए, नंबर है n कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसकी डायमेंशन चाहिए, r रेडियस को लेंथ मान लीजिए, वेलोसिटी को LT-1 मान लीजिए। ये बच्चों एक l से ये l कैंसिल हो जाएगा, n की डायमेंशन दिख जाएगी m, ये l दूसरी तरफ जाके l की पावर -1 और t ऊपर आके t की पावर -1, तो ये आ जाएगा m l-1 t-1 यानी फोर्थ। तो ए का आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। ए का आंसर फोर्थ पहले ऑप्शन में नहीं है, ए का आंसर फोर्थ दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में नहीं है। तो आंसर 2 या 3 में से कोई एक हो सकता है। आगे इंटेंसिटी ऑफ वेव की बात करें बच्चों, इंटेंसिटी होती थी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या पावर अपॉन एरिया, तुम्हें पता हो, जो भी आपको फॉर्मूला पता हो। एनर्जी को आप लिख सकते थे mL2T-2, एरिया को L2 और टाइम को T लिखते, तो ये कितना आ जाता अपने पास, L2 से L2 कैंसिल, MT-3,
MT-3, MT-3 फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, तो बी का फर्स्ट ऑप्शन इधर तो है, बी का फर्स्ट ऑप्शन इधर नहीं है, तो बच्चों फिर तो हमारे हिसाब से थर्ड आंसर ही आ जाएगा। ठीक है क्या? तो हमने तो ए और बी दोनों की डायमेंशन निकाल ली, बाकी की डायमेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी प्रैक्टिस के लिए प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है बच्चों? प्रेशर ग्रेडियंट होगा प्रेशर अपॉन मतलब dp/dx वगैरह। ग्रेडियंट मतलब विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन चीज़ें कैसे चेंज हो रही हैं। प्रेशर को आप लिख सकते थे mLT-2, ये फोर्स, इसको एरिया से डिवाइड करोगे L2, तो फोर्स अपॉन एरिया, ये प्रेशर, और एक नीचे L और है, ये कैंसिल हो गया L से L, तो आंसर आ गया mL-2T-2, mL-2T-2 यानी सेकेंड। सी का आंसर सेकेंड आ जाएगा, सी का आंसर सेकेंड आ जाएगा, तो डी का आंसर थर्ड ही होना पड़ेगा। कंप्रेसिबिलिटी आप बल्क मॉडुलस के रेसिप्रोकल से निकाल लो। बल्क मॉडुलस अगर वेव्स की बात करूं मैं आपको, तो स्पीड ऑफ साउंड रूट बीटा बाय रो, स्क्वायर कीजिए v स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा बाय रो, तो यहाँ से बीटा की डायमेंशन कितनी आ जाएगी? रो v स्क्वायर, ये बीटा की डायमेंशन आ रही है रो v स्क्वायर, ये बल्क मॉडुलस है, इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगी हमारे पास? कंप्रेसिबिलिटी। बताइए, रो डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम लिख सकते थे बेटा जी, मास अपॉन वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम का L3। वेलोसिटी को LT-1 लिख सकते थे, और उसका भी क्या करना पड़ेगा तुम्हें? स्क्वायर करना पड़ेगा, तो उसका भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। कितना आ रहा है यहाँ से? m अपॉन L3, ये L2 और ये T-2, तो कितना आ जाएगा यहाँ से आंसर? यहाँ से आंसर अपने को दिख जाएगा mL-1 और T-2। बच्चों ये बीटा है, बीटा का रेसिप्रोकल जो होगा वो कंप्रेसिबिलिटी, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे यानी m की पावर -1 यानी L की पावर 1 यानी T की पावर 2, तो m-1 L T2 यानी थर्ड, ये इसका ऑप्शन आ जाएगा जो डी का थर्ड है। तो आंसर तो बहुत जल्दी आ गया था, बट सारा क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं, तो इस तरीके से इसे देख लेना आप लोग। ठीक है, चलिए 36 क्वेश्चन, ये भी वाइंड अप करते हुए आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाइए बच्चों। 37 में आपको क्या बोला हुआ है? पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, तो प्लस क्यू को कहाँ पे रखा हुआ है? इज एट ओरिजिन। सेकेंड पॉइंट चार्ज 9Q इज प्लेस्ड एट D, 0,0, तो एक 9Q चार्ज भी है जो D, 0,0 पर है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक बात है। द पॉइंट इन बिटवीन देम वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड वेनिशेस, इनके बीच में वो पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगा। बच्चों ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। मान लीजिए यहाँ से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश हो रहा है, ये डिस्टेंस x होगी तो ये डिस्टेंस d-x मान सकते हैं। दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड को बराबर कर दीजिए, क्योंकि q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए फर्स्ट चार्ज होता तो इस पॉइंट पे 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आता आउटवर्ड्स, और इस सेकेंड चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स ही आता। क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं? तो मैं दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को बराबर करके आंसर निकाल सकता हूँ। वैसे इसका डायरेक्टली फॉर्मूला भी होता था, Q1 से डिस्टेंस चाहिए होती, ऊपर √Q1 लिखते, नीचे √Q1 प्लस √Q2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। चलिए अभी हमने सॉल्व भी कर लिया। E1 को क्या लिख सकते हो आप? KQ/x का स्क्वायर, और दूसरे को क्या लिखोगे? K9Q/d-x का स्क्वायर। बच्चों KQ से KQ कैंसिल, स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1/x इक्वल्स टू 3/d-x, और d-x की वैल्यू 3d आ जाएगी, 3x आ जाएगी। यहाँ से मेरे को x की वैल्यू d/4 दिख रही है। x ओरिजिन से डिस्टेंस d/4 यानी 37 का फर्स्ट इसका आंसर आना चाहिए था। और डायरेक्टली फॉर्मूला था, अगर q से डिस्टेंस चाहिए तो √Q अपॉन √Q प्लस √9Q इंटू d। अगर अपोजिट चार्ज होता तो माइनस आ जाता, बाहर की तरफ आ जाता। अभी भी यहाँ से भी आंसर सेम d/4 वगैरह आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी अपन ख़त्म करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ आ जाते हैं। तो इसमें बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला हुआ है। 38 क्वेश्चन में बैटरी ऑफ अ मोबाइल फ़ोन की बैटरी लिखी हुई है 4.2 वोल्ट, तो वोल्टेज दिया हुआ है 4.2 वोल्ट और 5800 मिली एम्पियर आवर। ये रेटिंग, जब मोबाइल आजकल आप ख़रीदने जाते हो
लिखा रहता है बैटरी जो है 5800 mAh की बैटरी है। तो मिली एम्पियर आवर, हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी निकालनी है आपको, ठीक है। तो बच्चों पावर का एक फॉर्मूला V इंटू आई करंट एक्सटेडी में पढ़ा ही था अपन ने, ठीक है क्या। और पावर को तुम एनर्जी या वर्क डन अपॉन टाइम वगैरह लिखो तो फिर यहाँ से एनर्जी स्टोर्ड या वर्क का फॉर्मूला V इंटू आई इंटू टी आ जाएगा। टाइम को दूसरी तरफ लेगा अपन, तो जो भी वर्क किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाएगा, उसका फॉर्मूला V इंटू आई इंटू टी आ जाएगा। तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला V इंटू आई इंटू टी, V की वैल्यू दे रखी है तुम्हें 4.2, कितना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है 5800, वो भी मिली 10⁻³ मिली, और आवर को सेकंड में कर लेना 3600। तो ये हमारे पास दिया हुआ है। V की वैल्यू 4.2 दी हुई थी, मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, और ये 5800, तो ये 4.2 वोल्ट, ये mAh का मतलब मिली एम्पियर और आवर दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें I और यहाँ से हमें T मिल जाएगा, I इंटू टी। तो बस इसको मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। बच्चों ये बताइए, ये 2 0 और 3 0 से 3 0 कैंसिल आ जाएगा, ये 4.2 इंटू 58 इंटू 360, ये हमारे पास इसका आंसर आने वाला है। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो अपने पास आंसर 87.7 किलो जूल के आसपास ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, क्योंकि आवर अपने को आंसर सारे किलो में दिए हुए थे। तो सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया कि इधर भी एक डेसिमल लगा लिया 2 के बाद, और इधर भी एक डेसिमल लगा लिया। तो ये 4.2, 5.8 और 3.6 इतने किलो जूल ये आंसर आने वाला है, ठीक है ना। और इसको अगर थोड़ा सा बढ़ा दो, 4 कर दो इसे 4, ठीक है ना। तो ये 4 और 4, इसको भी 4 मान लो, तो 4 इंटू 4 कितना हो रहा है ये 16, और इसको भी बढ़ा दिया मैंने, 16 6 96। अब सबको बढ़ाया है, 96 से थोड़ा बहुत आसपास 87 ही आंसर आएगा। बहुत ज़्यादा कम तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन तो किया नहीं था अपन ने, तो रफली कैलकुलेशन कर सकते थे आप। आओ 39th क्वेश्चन में भी बोलो क्या बोला हुआ है। 39th क्वेश्चन में आपको रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी x एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। बच्चों क्या आपको याद है, म्यू आर की वैल्यू 1 + x के बराबर होती थी। म्यू आर की वैल्यू 1 + x, डेरिवेशन हमने आपको बता रखे हैं। तो म्यू आर की वैल्यू 1 + x, ये तो गलत हो गया। म्यू आर की वैल्यू 1 + x है, तो क्या यहाँ से आप x की वैल्यू म्यू आर -1 लिख सकते हो क्या। और म्यू आर का मतलब म्यू मीडियम बाय म्यू नॉट -1, यानी कि बच्चों 4th इस क्वेश्चन का आंसर वो आ जाना चाहिए था हमारे हिसाब से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 39th क्वेश्चन के आगे चलते हैं हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की बात। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों देख लीजिए क्या बोला हुआ है अपने को कि कॉर्ड ऑफ नेग्लिजिबल मास इज वुंड अराउंड द रिम ऑफ अ व्हील। एक व्हील है, अब व्हील जो है इस व्हील को रिंग मान लेंगे अपन, क्योंकि कुछ दिया नहीं हुआ है, हॉलो मानते हुए इसे सॉल्व करेंगे। और स्पोक्स दी हुई है ना, व्हील की स्पोक्स दी हुई हैं, तो व्हील में स्पोक्स लगी हुई हैं, इसका मतलब वो रिंग ही होगा, वरना डिस्क होती तो स्पोक्स कहाँ होती उसमें। और स्पोक्स का मास कुछ मानना नहीं है। द मास ऑफ द व्हील का मास 10 दिया हुआ है, रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखी है, इट कैन फ्रीली रोटेट विदाउट फ्रिक्शन, ये बोल रखा है। फिर इनिशियली द व्हील इज एट रेस्ट, तो इनिशियली इसको रेस्ट पे मानना है। स्टडी पुल ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड, अब हमने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया हुआ है, तो एंगुलर स्पीड हमें बतानी है 1 मीटर जब इसको रस्सी को खींच लेंगे। बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम वो लगाने वाला हूँ मैं, क्योंकि ओमेगा पूछा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस दिया हुआ है वर्क में आ जाएगा। बताओ क्या लिखूंगा मैं वर्क को 20 × 1, क्योंकि फोर्स भी नीचे और ये डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर नीचे, इसको मैं लिखूंगा के फाइनल माइनस के इनिशियल। और यहाँ से कितना आंसर आ रहा है, के की ये जो अपने पास वैल्यू आ रही है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन वो 20 × 1 आ गया है। फाइनल का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई रिंग का mr स्क्वायर होता है। m की वैल्यू 10 दे रखी है और r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, मतलब 10/100 का स्क्वायर।
mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमने वर्क डन की वैल्यू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख दी, वर्क डन की वैल्यू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बच्चों सॉल्व कर लो इसे, एक 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 इधर आ गया तो 4 और 10 का स्क्वायर उधर आ जाएगा तो 400 बराबर ओमेगा स्क्वायर। 400 बराबर ओमेगा स्क्वायर, तो क्या ओमेगा की वैल्यू 20 वगैरह हम बोल सकते हैं क्या? तो 20 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है क्या? चलिए 40 के आगे चलते हैं हम। 40 के आगे क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में देख लीजिए बच्चों क्या कहा हुआ है, अ स्क्वायर लेमिना ओबीसी ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर मानना है और 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ माननी है। बच्चों फोर्सेज लेमिना पे बताए गए हैं, फोर्सेज बताए गए हैं। इफ लेमिना रिमेन्स स्टेशनरी, अगर लेमिना स्टेशनरी है तो फोर्स एफ की वैल्यू अपने को बतानी है, फोर्स एफ की वैल्यू, ठीक है ना। अब क्योंकि ये आपको दिया हुआ है पाइवोटेड एट ओ, मतलब ओ पे कील लगी हुई है, ओ के अबाउट ये घूमना चाहेगा, लेकिन ये स्टेशनरी है तो टॉर्क अबाउट ओ कितना होना चाहिए? 0। बताइए मेरे को, ये जो 10 न्यूटन दिख रहा है, इस 10 न्यूटन का टॉर्क 0 दिख रहा है क्योंकि ये 10 न्यूटन की डायरेक्शन कहाँ है? ये 10 न्यूटन उसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है तो इसका टॉर्क 0 होगा। यही स्टोरी इस 10 की भी है, ये 10 भी उसी से पास हो गया तो इसका भी टॉर्क कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बताइए बच्चों, ये जो दो फोर्सेस दिख रहे हैं, ये वाला 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन ऐसे घुमाएगा इसे, ये 10 न्यूटन इस सेंटर के अबाउट इधर घुमाएगा, ये वाला 10 न्यूटन इसे इधर घुमाएगा। ये दोनों, ये वाले 10 न्यूटन और ये वाले 10 न्यूटन का टॉर्क 0 आ जाएगा। इसका टॉर्क आएगा 10 इंटू 10 और इसका टॉर्क आएगा 10 इंटू 10 और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट दिख रही है मेरे को। 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही 10 ही आ जाएगी। तो बाकी क्या रह गया? एक ये फोर्स एफ, ये फोर्स एफ इसे इधर घुमाएगा और ये 10 वाला फोर्स इसे इधर घुमाएगा और दोनों के टॉर्क का मैग्नीट्यूड सेम कर दो, इस फोर्स एफ का टॉर्क एफ इंटू 10 आएगा, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इस 10 का टॉर्क भी यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी भी 10 हो जाएगी तो यही 10 इंटू 10। तो फोर्स 10 के बराबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, टॉर्क बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ज़रा इसी में आप आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाइए बच्चों। बोलिए क्वेश्चन नंबर 42, ऑडियो वीडियो सब क्लियर? वापस से मैंने चेक किया, सब कुछ क्लियर आ रहा है। बताइए 42 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है आपको? एडियाबेटिक प्रोसेस दिया हुआ है, एडियाबेटिक प्रोसेस, और विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, हाईलाइट कर लेना, एग्जाम में मिस्टेक मत कर देना, कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं ये बताने हैं। मोलर हीट कैपेसिटी इज इनफाइनाइट, तो डेल्टा क्यू का फॉर्मूला होता था एनसी डेल्टा टी, ठीक है। सी मोलर हीट कैपेसिटी होती है, वो आ जाएगी डेल्टा क्यू बाय एन डेल्टा टी, और हीट ट्रांसफर्ड होती नहीं है एडियाबेटिक में, फास्ट प्रोसेस है, तो मोलर हीट कैपेसिटी वो 0 आनी चाहिए थी, इनफाइनाइट नहीं, ये कैंसिल हो गया, मतलब फॉल्स हो गया। ये मेरे को फोर्थ ऑप्शन मोलर हीट कैपेसिटी 0, ये तो बिल्कुल सही है, तो फोर्थ ऑप्शन वैसे ही आ जाएगा। और क्या बोला हुआ है देख लो, वर्क डन बाय गैस इक्वल्स टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। बच्चों क्या डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता था क्या? डेल्टा क्यू अगर 0 करोगे तो वर्क डन इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू के बराबर आएगा, तो वर्क डन इज नॉट इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, वो तो वर्क डन माइनस डेल्टा यू के बराबर आने वाला है, ठीक है ना। और इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डिक्रीज एज टेम्परेचर डिक्रीजेज। बच्चों डेल्टा यू का फॉर्मूला NCV डेल्टा टी होगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो डेल्टा टी नेगेटिव होने के कारण डेल्टा यू भी नेगेटिव होगा, ये भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, इसमें इंक्रीज लिखा हुआ है, तो सही आंसर 42 का फोर्थ वो आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए जरा इसी के आगे क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर लेते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 43, बोलिए 43 में ही बोला हुआ है, कंसीडर 2 इनफाइनाइट लार्ज पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स एज शोन बिलो। तो 2 लार्ज प्लेट्स एज शोन बिलो दे रखी हैं, द प्लेट्स आर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बाय चार्ज डेंसिटी सिग्मा इन -2 सिग्मा। तो चार्ज डेंसिटी आपको सिग्मा और -2 सिग्मा दी हुई हैं। फोर्स एक्सपीरियंस बाय पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट चार्ज पे फोर्स, तो बहुत आसान सवाल, ये प्लस के कारण फील्ड बाहर की तरफ आएगा, कितना? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है क्या। तो ये इस प्लस क्यू पे कितना फोर्स लगाएगा? ये इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, कितना? क्यू इंटू ई, ई की वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट।
तो ये उस सिग्मा के कारण आ गया। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। बताइए दूसरी चार्ज डेंसिटी है -2 सिग्मा। -2 सिग्मा माइनस के कारण फील्ड अपनी तरफ आता है, इसी डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है क्या? अब ये 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है तो यही प्लस चार्ज पे फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में कितना लग जाएगा Q इंटू ई। Q और इलेक्ट्रिक फील्ड 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों सेम डायरेक्शन में, ऐड करो इन्हें तो 3Q सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। 3Q सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या इसका आंसर थर्ड अपने को दिख रहा है क्या? तो ये इसका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस दिखे उनमें तो कुछ डाउट होना ही नहीं चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के खूब सवाल आए हुए हैं, हो जाने चाहिए। चलिए सुपरपोजिशन का कोई क्वेश्चन दिख रहा है, बताइए क्या बोला हुआ है। पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू 2 सिंपल हार्मोनिक मोशंस। 2 सिंपल हार्मोनिक मोशंस दी हुई हैं अपने को, x1 और ये x2 है ना, x1 और x2 दिया हुआ है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन अगर पार्टिकल का दिया हुआ है x इंटू 10 की पावर -2, तो x की वैल्यू पूछी हुई है। ठीक है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या, मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर a होती थी क्या? तो तुम्हें इन दोनों का ना एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो आप इसका फेजर डायग्राम बना सकते हो क्या? इस डायरेक्शन को आप साइन ओमेगा टी कह सकते हो क्या? बिल्कुल। इस डायरेक्शन को आप कॉस ओमेगा टी कह सकते हो क्या? बिल्कुल। इस डायरेक्शन को माइनस साइन ओमेगा टी कह सकते हैं क्या? और इस डायरेक्शन को माइनस कॉस ओमेगा टी कह सकते हैं क्या? तो ये सारी डायरेक्शन हैं। ठीक है, बताइए अगर ये सारी डायरेक्शंस आपको दी हुई हैं तो मेरे को ये बताइए कि ये x1 कहाँ पे है, √7 sin 5t। तो यही ओमेगा की वैल्यू 5 है तो ये sin 5t, तो ये √7 किस डायरेक्शन में है, sin 5t की डायरेक्शन में। दूसरा है 2√7, दूसरा है 2√7, वो 5t से π/3 एंगल पे। π/3 मतलब कितना आ जाएगा, पाई की वैल्यू 180/3 यानी 60 डिग्री। तो बच्चों इन दोनों का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे, a स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर कर दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू 7 आ जाएगा। तो √7 का स्क्वायर 7 हो गया और 2√7 का स्क्वायर किया मैंने, तो 2 का स्क्वायर 4 और √7 का स्क्वायर 7। a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू 2√7, a b cos 60, a b cos 60। बताओ मेरे को cos 60 और 2 कैंसिल हो गया, ये रूट के अंदर 7 प्लस 4 7 28 प्लस ये √7 इंटू √7 आ जाएगा। तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, यहाँ पे एक 2 का फैक्टर नहीं लिखा अपन ने क्योंकि देखो 2ab आना चाहिए था ना, एक 2 का फैक्टर और आएगा यहाँ पे, एक यहाँ पे 2 का फैक्टर और आएगा, 2ab लिखना था अपने को। तो ये a स्क्वायर, a की वैल्यू √7 का स्क्वायर लिख दिया, b का स्क्वायर, b कितना हो जाएगा 2√7 का स्क्वायर बट 4√7 और 2ab, ये रहा 2, ये a की वैल्यू 2√7 और b की वैल्यू √7, तो 2ab cos थीटा। तो 2 इंटू 7 14 हो जाएगा, ये 2 इंटू 7 14, तो 14 और 7 21 और 28 √49 मतलब 7 आ गया ये। तो एम्पलीट्यूड अगर 7 आ गया तो आंसर आ जाएगा 5 स्क्वायर इंटू 7। ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है, ओमेगा की वैल्यू 5 दे रखी है। ओमेगा की वैल्यू 5 कैसे दे रखी है, ओमेगा टी, तो कंपेयर कर लिया, तो 5 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 25 175, 44 नंबर के क्वेश्चन का ये हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए था। ठीक है, आगे चलें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। ज़ीनर डायोड दिख रहा है, तो बड़ी स्टैंडर्ड से क्वेश्चंस जो बच्चा पढ़ता ही है वही सब दिए हुए हैं। क्या बोला हुआ है, अ ज़ीनर डायोड विथ 5 वोल्ट ज़ीनर वोल्टेज। ज़ीनर वोल्टेज 5 वोल्ट है, रेगुलेटर वोल्टेज रेगुलेटर का काम करेगा ये। इज यूज्ड टू रेगुलेट एन अनरेगुलेटेड डीसी वोल्टेज ऑफ 25 वोल्ट। तो अब एक 25 वोल्ट का कोई डीसी सोर्स है, इसको रेगुलेट करना है, ठीक है ना। फॉर अ 400 ओम रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज, तो अपन ने क्या किया, 400 ओम का रेजिस्टर सीरीज में लगाया है किसी ज़ीनर डायोड के,
जीनर डायोड के पैरेलल में लगाया हुआ है। जीनर डायोड का वोल्टेज, ये वोल्टेज कितना दिया हुआ है तुम्हें, 5 वोल्ट दिया गया है, ये 5 वोल्ट दिया गया है। और द जीनर करंट इज 4 टाइम्स द लोड करंट। तो यहाँ पे कोई लोड रजिस्टर लगा दिया होगा, लोड रजिस्टर। अब ये फिगर वगैरह बना लेना। और क्या बोला हुआ है कि द जीनर करंट इज फाउंड टू बी 4 टाइम्स ऑफ लोड करंट। तो लोड करंट अगर यहाँ पे आई था तो जीनर करंट कितना मानना पड़ेगा तुम्हें, 4i। ये दिया हुआ है, ये तुम्हें दिया हुआ है। अब ये बताओ मेरे को, जीनर का पोटेंशियल वो डिफरेंस 5 वोल्ट है, तो ये 25 में से 20 वोल्ट इसको लेना पड़ेगा। अरे टोटल तो 25 वोल्ट ही है ना। तो यहाँ पे आप अगर ये 0 वोल्ट मानते हैं, ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, तो जीनर के यहाँ पे 5 वोल्ट था, ये 0 है तो इसको 25 वोल्ट होना पड़ेगा। 0 है तो हाई पोटेंशियल, तो 25 और 5 तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका 20 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। बच्चों क्या इस 400 ओम के लिए V इक्वस टू आई आर लगा सकते थे क्या? हाँ, V इक्वस टू आई जो भी टोटल यहाँ से गया होगा, आई टोटल इंटू आर की वैल्यू 400, तो यहाँ से आई टोटल आ जाएगा 1/20। आई टोटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/20। और यहाँ से जो आई टोटल करंट आया होगा उसमें से ही 4i इधर गया, आई इधर गया, तो क्या ये टोटल करंट 5i नहीं आया होगा क्या? हाँ, 5i आया होगा, जिसमें से 4i और i चला गया होगा। तो ये टोटल करंट जो 1/20 है, इसको तुम्हें 5i कहना चाहिए। i की वैल्यू 1/100 आ जानी चाहिए। 1/100 का मतलब अगर 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दूं तो 10 मिली एम्पियर ये i आया है। i तुमने लोड का करंट माना था, तो लोड का करंट 10 मिली एम्पियर आने वाला है। तो 10 मिली एम्पियर लोड का करंट, 10 मिली एम्पियर का ऑप्शन ही एक दिख रहा है, फिर तो 10 मिली एम्पियर एक ही ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ही इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। और वैसे अगर आप चाहें तो ये लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू जो पूछी हुई थी, ये 5 वोल्ट है, तो ये भी पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट ही रहा होगा। तो क्या इस लोड रेजिस्टेंस के लिए V इक्वस टू आई इंटू आर लगा सकते थे क्या? तो बताइए, इसका V 5 है, इसमें I 10 मिली है इंटू RL, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 5/10⁻² बराबर RL, यानी कि 500 ओम, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है, उसी हिसाब से आंसर वो आ जाना चाहिए था। ठीक है ना? तो ये 45 तक क्वेश्चन हो गए, ये सेक्शन 1 चल रहा था। अब इसी में अपन आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 46 क्वेश्चन मतलब सेक्शन बी में आ जाते हैं अपन। सेक्शन बी में बच्चों इंटीजर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो सारे क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें इंटीजर्स में ही देने पड़ेंगे। बताइए, पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला हुआ है पहले क्वेश्चन में? पहले क्वेश्चन पे बोला हुआ है कि गामा A इज स्पेसिफिक हीट रेशियो ऑफ मोनोएटॉमिक गैस A हैविंग 3 ट्रांसलेशनल डिग्री। तो गामा A की वैल्यू दे रखी है आपको। गामा तो नहीं भी बताता तो CP/CV होता था, और इसने मोनो एटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 बता रखी है, नहीं भी बताता तब भी 3 ही थी, और ये 3 और ये 5। CV की वैल्यू FR/2 आती, और उसमें 2 जोड़ के हम CP की वैल्यू निकाल लेते। तो नहीं पता हो तो F/F+2 ये हम निकाल पाते हैं कैसे, गामा की वैल्यू। फिर हमें गामा B ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस B, अब गामा B पॉलीएटॉमिक गैस का वो भी CP/CV होगा, वो भी यही होगा, F और ऊपर F+2। अब कितनी दे रखी है आपको पॉलीएटॉमिक गैस के लिए? 3 तो ट्रांसलेशनल की डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रखी है, 3 रोटेशनल की डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रखी है, 1 वाइब्रेशनल मोड दिया हुआ है। 1 वाइब्रेशनल मोड, एक वाइब्रेशनल मोड है, बट एक वाइब्रेशनल मोड की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल, समझ रहे हो? तो फिर यहाँ पे जो सेकेंड गैस थी B, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम वो 3 + 3 + 2 आ जाएंगी, मतलब 8 आ जाएंगी भाई। वाइब्रेशनल मोड, एक वाइब्रेशनल मोड की मैक्सवेल के इक्विपार्टीशन लॉ के हिसाब से जो वाइब्रेशनल मोड है, हर एक वाइब्रेशनल मोड की 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर वो याद है तो आंसर आ जाएगा, वरना मिस्टेक हो जाएगी। तो बताओ, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 हो गई, तो यहाँ पे नीचे 8 आ गया, ऊपर 8 + 2 10 आ गया, यानी ये कितना आ जाएगा 2 से 5/4। तो ये गामा B आ जाएगा। तो अपने को क्या निकालना है? गामा A बाई गामा B। गामा A कितना है? 5/3। गामा A कितना है? 5/3। गामा B कितना है?
5/4 यानी ये 4/3 आ गया। इस 4/3 को लिख रखा है 1 + 1/n के बराबर। तो क्या यहाँ से 1/n की वैल्यू 1/3 आ गई क्या? हाँ, क्योंकि 4/3 - 1 1/3। क्या यहाँ से n की वैल्यू 3 हो गई क्या? क्या यहाँ से n की वैल्यू 3? तो फिर 46 क्वेश्चन का आंसर थर्ड वो आ जाना चाहिए था। ठीक बात है क्या? तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें बिल्कुल कंसेप्ट्स ध्यान से देखें, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। वाइब्रेशनल मोड, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बननी है। ठीक है, चलिए ये भी बात रही 46 क्वेश्चन की। अब बात आ गई 47 नंबर के क्वेश्चन की। बोलिए 47 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? इफ द मेजर्ड एंगुलर सेपरेशन बिटवीन सेकेंड मिनिमा टू द लेफ्ट ऑफ सेंट्रल पार्ट। तो सेकेंड मैक्सिमा किसकी? सिंगल स्लिट के एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है। अच्छा, तो ये बताइए, ये कोई सेंट्रल पार्ट है और इसके लेफ्ट साइड राइट साइड, तो अपन इसको हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं। ये कोई सेंट्रल पार्ट रहा होगा, सेंट्रल पार्ट इसका ये रहा लेफ्ट साइड और ये रहा इसका राइट साइड। ठीक है, और एंगुलर सेपरेशन मतलब एंगल दिया हुआ है, एंगुलर सेपरेशन बिटवीन सेकेंड मिनिमा टू द लेफ्ट, सेकेंड मिनिमा टू द लेफ्ट। तो ये फर्स्ट मिनिमा और ये सेकेंड मिनिमा। ठीक है, फर्स्ट मिनिमा सेकेंड मिनिमा, तो यहां से ये सिंगल स्लिट है। सेकेंड मिनिमा टू द सेंट्रल एंड द थर्ड मिनिमा टू द राइट, थर्ड मिनिमा टू द राइट। फर्स्ट मिनिमा, सेकेंड मिनिमा और ये थर्ड मिनिमा, थर्ड मिनिमा राइट में। इनके बीच में एंगुलर सेपरेशन कितने का दे रखा है? 30 डिग्री का दे रखा है इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न यूजिंग 628 नैनोमीटर। तो लैम्डा की वैल्यू 628 नैनोमीटर दे रखी है। तो विथ ऑफ स्लिट वो हमें बतानी पड़ेगी यहाँ पे कितनी होने वाली है। तो अगर आपको पता हो कि सिंगल स्लिट में हम d sin थीटा को n लैम्डा के बराबर करते थे, d sin थीटा को किसके बराबर? n लैम्डा के बराबर करते थे। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से साइन थीटा को मैं थीटा लिख सकता था, तो d थीटा की वैल्यू क्या n लैम्डा वो लिखा जा सकता था यहाँ पे। ठीक है, तो ये बताइए मेरे को कि यहाँ से ये एंगल अगर θ1 होता तो d θ1 = 2 लैम्डा लिखना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि सेकेंड मिनिमा है, 2 लैम्डा आ जाएगा। सिंगल स्लिट है, देख लेना पार्ट डिफरेंस को n लैम्डा के बराबर करना पड़ेगा। और बताइए मेरे को, ये अगर एंगल θ2 बोल देता मैं, तो d θ2 की वैल्यू कितनी आ जाती है अपने पास? 1 2 3 लैम्डा के बराबर। ठीक है क्या? तो यहां से θ1 + θ2, θ1 + θ2 की वैल्यू कैसे निकालते? θ1 की वैल्यू 2 λ/d, 2 λ/d, और θ2 की वैल्यू भी 3 λ/d, 3 λ/d, 3 λ/d। तो θ1 + θ2 30 डिग्री मतलब π/6 लिख सकते थे और इसे 5 λ/d लिख सकते थे। तो यहां से d की वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास? d की वैल्यू 30 λ/π, 30 λ/π, ये d की वैल्यू आ जाती, यही हमारा आंसर आ जाता। तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन मानते हुए सॉल्व कर लो इसे, कितना आ जाएगा ये? 30, लैम्डा की वैल्यू 628 नैनो मतलब 10 की पावर -3, और माइक्रो रहने दो 10 की पावर, क्योंकि अपने को माइक्रो में चाहिए ना आंसर। तो मैंने क्या किया, इस नैनो को 10 की पावर -3 और 10 की पावर -6 को माइक्रो लिख दिया अपॉन पाई। पाई की वैल्यू 3.14, 3.14। ठीक है ना? तो ये बताओ, एक 0 और ये 3 की पावर 10 की पावर -3 से 10 की पावर -2 हो जाएगा ये। अब 10 की पावर -2 हो गया तो 10 की पावर -2 मतलब यहाँ पे 6.28 आ जाएगा। अगर 10 की पावर -2 हटाऊँ तो ये सिर्फ 2 बार कैंसिल करेगी और 2 और 3 मल्टीप्लाई होके 6 माइक्रोमीटर ये आंसर आ जाएगा। तो जरा सिंगल स्लिट को अच्छे से देख लेने का, क्वेश्चंस आते रहते हैं। अगर आप इसमें स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगा पाएँ तो सॉल्व करने में आसानी हो सकती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ आते हैं अपन। तो ये अपने को क्वेश्चन नंबर 48 ये दिख रहा है। चलो इसे सॉल्व करते हैं अपन।
इस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या कहा हुआ है, क्या स्टील वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, एक स्टील वायर दिया हुआ है आपको जिसकी लेंथ 2 मीटर दी हुई है, यंग मॉडुलस दिया हुआ है आपको 2 × 10⁻11 और स्ट्रेच्ड बाय फोर्स से स्ट्रेच कर रखा है, पॉइजन्स रेशियो एंड ट्रांसवर्स स्ट्रेन दिया हुआ है। अब पॉइजन्स रेशियो क्या होता था बच्चों, जब अपन किसी वायर को खींचते थे तो उसकी लंबाई में भी चेंज हो जाएगा, उसके डायमीटर में भी चेंज हो जाएगा, तो जो पॉइजन रेशियो आता था वो ΔD/D अपॉन ΔL/L ये आता था। एक माइनस भी लगाते थे अपन क्योंकि लेंथ बढ़ेगी और डायमीटर घटेगी, ठीक है। तो पॉइजन रेशियो दिया हुआ है। ट्रांसवर्स स्ट्रेन, स्ट्रेन चेंज इन डायरेक्शन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन होती थी। तो ट्रांसवर्स स्ट्रेन का मतलब क्या है, जब आप खींचेंगे किसी वायर को, मान लीजिए ये वायर होता और इस वायर को आपने F फोर्स से खींचा होगा तो इसके डायमीटर में जो चेंज आएगा इस ΔD/D को ट्रांसवर्स आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्चुअली परपेंडिकुलर है। ट्रांसफर वेव्स आती थी ना, फोर्स के परपेंडिकुलर जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है उसका हिसाब से इन्होंने ट्रांसफर स्ट्रेन नाम दिया हुआ है। तो क्या यहाँ से अपने को ट्रांसफर स्ट्रेन मतलब ΔD/D की वैल्यू कम से कम ये दे रखी है मेरे को कितनी, 10⁻³ और सिग्मा की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.2 और ΔL/L। तो पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला ये था, वो फॉर्मूला लिख दिया मैंने, आगे भी पढ़ लेता हूँ। देन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होता था, तो मतलब कुल मिला के स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन निकालना पड़ेगा। पॉइजन रेशियो का इसने फॉर्मूला दिया, मैंने पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला लगा दिया, ΔL/L का आंसर आ गया मेरे पास। ΔL/L का आंसर आ गया 10⁻³ अपॉन 0.2, मतलब 5 × 10⁻³ आ जाएगा। ये ΔL/L मतलब स्ट्रेन आ गया है मेरे पास। ΔL/L मतलब स्ट्रेन, इसकी वैल्यू आ चुकी है। यंग मॉडुलस दिया हुआ है, क्या यंग मॉडुलस को स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिख सकते थे? क्या यहाँ से स्ट्रेस की वैल्यू भी तुम लिख सकते थे? यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, यंग मॉडुलस कितना था 2 × 10⁻11 और स्ट्रेन मल्टीप्लाई करके स्ट्रेन कितना था 5 × 10⁻³ बच्चों ये 2 × 5 कितना आ गया 10, 10 × 10⁻11 10⁻12 10⁻12 और 10⁻³ 10�9, ये आ गया है स्ट्रेस। और जो तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी पूछी हुई थी उसका फॉर्मूला हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन आना चाहिए। कितना आना चाहिए फॉर्मूला उसका? हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ऐसे लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। तो एनर्जी डेंसिटी वो हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अब आप देखिए सारी वैल्यूज दी हुई हैं आपको। हाफ स्ट्रेस कितना दिया हुआ है? स्ट्रेस आपने निकाला है 10⁻9 और स्ट्रेन कितना निकाला है 5 × 10⁻³ तो ये 5/2 यानी 2.5 × 10⁻6 आ रहा है, या फिर इसे 250 × 10⁻5 भी लिख सकते हैं। 250 × 10⁻5 तो 250 इंटीरियर टाइप क्वेश्चन में ये 250 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए जरा आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 48 के बाद 49 नंबर के क्वेश्चन में आ गए अपन। ये आ गए 49 नंबर का क्वेश्चन। बताइए 49 नंबर के क्वेश्चन में पढ़िए, बोला हुआ है अपने को ऑडियो वीडियो अगर सब क्लियर है। चलिए अब बताइए क्वेश्चन नंबर 49 में, अ वैसल विद स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, एक वैसल है, एक वैसल जिसका क्रॉस सेक्शन क्या है स्क्वायर है, हाइट 6 मीटर दे रखी है, हाइट 6 मीटर दे रखी है, इज वर्टिकल पार्टीशन, तो बीच में इसके कोई वर्टिकल पार्टीशन है, पार्टीशन जो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अ स्मॉल विंडो ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब इसके बीच में कोई स्मॉल विंडो है जिसका एरिया कितना है ए, और ये एरिया ए तुम्हें कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दे रखा है। इज हिंज्ड डोर, इसमें डोर है कोई एट अ डेप्थ ऑफ 3 मीटर, तो ये 3 मीटर के डेप्थ पर है। वन पार्ट ऑफ द वेसल इज फिटेड कंप्लीटली विद वाटर, एक साइड पे वाटर है, वाटर की डेंसिटी 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और बोल रखा है क्या अदर साइड इज फिल्ड विद लिक्विड विद डेंसिटी 1.5, अदर साइड की डेंसिटी 1.5 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। व्हाट फोर्स वन नीड्स टू अप्लाई टू ओपन, अब क्या है क्वेश्चन ऐसा कुछ है कि दो तरफ
एक कंटेनर था, दोनों तरफ लिक्विड भरे हुए हैं, बीच में कोई नोजल वगैरह लगा हुआ है, कोई स्क्रू है जिसको खींच के बाहर निकालना है। तो अब उसको खींच के बाहर निकालने के लिए कितना फोर्स चाहिए वो सब पूछा हुआ है। ये बताओ, अगर इधर अपन डेंसिटी ρ1 माने, ये वाली डेंसिटी ρ1 थी, ये वाली डेंसिटी ρ1 और ये वाली डेंसिटी ρ2 थी, बताओ h डेप्थ पे कितना प्रेशर आता, ρgh। तो प्रेशर का डिफरेंस कितना आता, ρgh माइनस ρgh। बताइए ρ2, यहाँ पे इस तरफ h नीचे आते, अगर हम h की वैल्यू 3 है तो यहाँ प्रेशर कितना हम लिखते हैं, ρ2gh। यहाँ पे प्रेशर कितना लिखते हैं, ρ1gh। प्रेशर का डिफरेंस कितना आता, ρ2gh माइनस ρ1gh। क्या प्रेशर को तुम फोर्स अपॉन एरिया वगैरह लिख सकते थे, यहाँ से तुम्हारे पास फोर्स आ जाता एरिया मल्टीप्लाई बाय g इंटू एच और ρ2 माइनस ρ1। तो एरिया को मल्टीप्लाई कर सकते थे। एरिया कितना दिया हुआ है तुम्हें, 100 इंटू 10 की पावर माइनस 4। एरिया आ जाएगा 100 इंटू 10 की पावर माइनस 4। एरिया 100 इंटू 10 माइनस 4। जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी की वैल्यू 10। एच हाइट कितनी दे रखी है, ये 3। ये हाइट कितनी आ जाएगी, 3। और बच्चों और क्या आ गया, ρ2 माइनस ρ1। ρ2 माइनस ρ1 देखिए, एक है 1.5 इंटू 10 की पावर 3, एक है 1 इंटू 10 की पावर 3, इनका डिफरेंस 0.5 इंटू 10 की पावर 3। तो 0.5 को मैंने 1/2 लिख दिया और 10 की पावर 3 को 10 की पावर 3 लिख दिया। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ रहा है। बताओ कितना दिख रहा है ये आंसर, ये 10 की पावर 3 और 10, ये 10 की पावर 4 से कैंसिल हो गया। 3/2 1.5 इंटू 100, 1.5 इंटू 100 यानी 150 आ गया ये। तो फोर्स कितना लगेगा, 150 न्यूटन। ये इसका आंसर आ जाना चाहिए था। ठीक है, तो ये अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। चलिए 50 लास्ट नंबर के जो क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं अपन। और क्वेश्चन नंबर 50 की अ पर्सन ट्रेवलिंग ऑन स्ट्रेट लाइन मूव्स विद वेलोसिटी v1। तो एक स्ट्रेट लाइन पर वेलोसिटी v1 से चलता है फॉर डिस्टेंस x। तो एक डिस्टेंस x है, पार्टिकल चलता है डिस्टेंस x फॉर विद वेलोसिटी व्हाट v1, और विद वेलोसिटी v2 फॉर डिस्टेंस नेक्स्ट डिस्टेंस। अब अगली 3/2x डिस्टेंस किससे चलता है, वो v2 से चलता है। एवरेज वेलोसिटी अगर 50/7 दे रखी है तो अपने को बताना है कि इफ़ v1 भी 5 दे रखा है तो v2 की वैल्यू कितनी होगी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपन लिख पाएंगे x प्लस 3/2x, टाइम नहीं लिख पाएंगे। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से, क्या टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है क्या। तो बताइए, अगर यहाँ से मैं पूछता इस पहले वाले का कितना आ रहा होगा अपने पास टाइम, ये टाइम t1, ये टाइम t1 आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब 5। और दूसरे का टाइम t2, वो भी कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना 3/2x और स्पीड कितनी v2, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना 3/2x और स्पीड कितनी v2। ठीक है, तो बता दो फिर यहाँ से अगर हम सॉल्व करें कि टोटल स्पीड या एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कितना होगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस x प्लस 3/2x। तो एवरेज स्पीड आएगी टोटल डिस्टेंस x प्लस 3/2x, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा ये x/5 प्लस 3x/2v2। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ये लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू हमें 50/7 दी हुई है। चलिए ये बताइए, ये इस x से x कैंसिल, तो v एवरेज कितना आ जाएगा। v एवरेज की वैल्यू 1 प्लस 3/2, एलसीएम लोगे 2 प्लस 3 5/2, नीचे क्या दिख रहा है ये 1/5 प्लस 3/2v2 और इसकी वैल्यू 50/7 ये दे रखी है आपको। चलिए अगर इसे 5 से कैंसिल करें तो 10 आ जाएगा। इधर लिखा हुआ है 1/2 और नीचे 1/5 प्लस 3/2v2 और इधर लिखा हुआ है 10/7। ठीक है, तो बताइए 7 इधर चला गया तो एक तरफ क्या बाकी रह गया, 7 इक्वल्स टू 7 उधर चला गया। इधर बच्चों ये 2 इंटू 10 कितना हुआ 20 अगर इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा 20 है ना, 10 इधर नीचे आया तो 10 इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ,
20 ब्रैकेट के अंदर गया तो 20/5 यानी 4 बाकी रहेगा, और 20 मल्टीप्लाई हुआ 3/2 से तो प्लस 3/2 V2 इंटू 20 और है यहाँ पे। ठीक है, तो बताओ यहाँ से 4 इधर आएगा, 4 माइनस मतलब 7 माइनस 4 3 इक्वस टू 3 इंटू 10/V2, क्योंकि यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, तो V2 की वैल्यू 10 आ जाएगी। ये हो जाएगा सारा डिस्कशन हमारा कंप्लीट। तो जेईई मेंस के बहुत सारे पेपर्स हुए हैं, बहुत सारे पेपर्स के सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोडेड है, बहुत सारे और अपलोड होने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए। अपना फिजिक्स पढ़ो का जो ऐप है उसको इंस्टॉल कीजिए, 2600 रुपये में ऐसी फिजिक्स आपको पढ़ी नहीं होगी आपने कि एक कंसेप्ट आपके दिमाग में उतार दिए जाएंगे। ठीक है, फुल्ली सॉल्व मटेरियल मिलेगा उसमें। 2600 के हिसाब से एक साल का वेटेज देखिए, 2600 बहुत ही कम कॉस्ट है, जिसमें बहुत ही बेटर फिजिक्स आपको मिलेगी। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। फिजिक्स पढ़ो ऐप जरूर इंस्टॉल करें।